नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जून 2026 फ्रांस, स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम, पूरा यूरोप भीषण गर्मी की चपेट में। तापमान 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। कई देशों में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी भयानक गर्मी आई क्यों? क्या सिर्फ सामान्य मौसम है या जलवायु परिवर्तन का असर है, या इसके पीछे कोई रहस्यमयी मौसमी प्रणाली जो है वो काम कर रही है, जिसका नाम है ओमेगा ब्लॉक। आखिर ये ओमेगा ब्लॉक क्या है, यह कैसे बनते हैं, यह पूरे यूरोप को भट्ठी में कैसे बदल देता है? क्या जलवायु परिवर्तन इसे और भी खतरनाक बना रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भविष्य में हिमालय के आसपास के क्षेत्र, चाहे हम भारत की बात करें या नेपाल की बात करें, में भी ऐसी भीषण गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी? आज के इस वीडियो में हम ओमेगा ब्लॉक का पूरा विज्ञान समझेंगे, एकदम सरल ही भाषा में। आज का पूरा टॉपिक है साथी, वो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित विषय है। साथियों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो ऐसा है जिसको कि आप क्लास 6 से लेकर अगर ग्रेजुएशन की तैयारी में जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जो है आप इस वीडियो को देखने के लिए सलाह दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तो चलिए धैर्य के साथ पूरी चर्चा को सुनते हैं और जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो आज का टॉपिक है यूरोप जल रहा है, भारत से ज्यादा खतरनाक कैसे, क्या नेपाल भी सुरक्षित है? दो समाचार पत्र हैं, एक डाउन टू अर्थ है, दूसरा राइटर्स है जिन्होंने इस खबर को कवर किया है। डाउन टू अर्थ लिखता है, समर्स न्यू नॉर्मल इज अ हैजार्ड दैट्स टेस्टिंग यूरोप क्लाइमेट रिसाइलेंस, a lethal heat waves become routine, Europe scrambles to adapt, cities built for a cooler past. राइटर्स लिखता है, what is the omega block causing Europe intense heat wave? तो चलिए यहीं से शुरुआत है, गर्मी से क्यों पिघल रहा है सुहाने मौसम वाला यूरोप। यूरोप जिसका मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना माना जाता है, लेकिन आज ये कंडीशन ये हो रही है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सड़कें पिघल रही हैं। और जो भी कंडीशन है इसको हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। साथियों, साल 2026 की गर्मियों में पश्चिमी यूरोप दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो बन गया है। चाहे हम बात फ्रांस की करें, स्पेन की करें, इटली की करें या यूनाइटेड किंगडम की करें, भीषण गर्मी के चपेट में आ गए हैं। फ्रांस के लगभग पूरे देश में अगर हम बात करें, पूरे क्षेत्र में, तो रेड अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है। स्पेन में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। ब्रिटेन ने अपने इतिहास का सबसे गर्म जून दर्ज किया है। गर्मी इतनी भयावह थी कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लगभग 1300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। कई क्षेत्रों में पावर ग्रिड के ऊपर भारी दबाव देखा गया। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। केवल फ्रांस में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। वहीं स्पेन में मई के दौरान 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। भीषण गर्मी के कारण सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर कुछ ही दिनों में पूरा यूरोप इतनी भयानक गर्मी के चपेट में कैसे आ गया। साथ ही इसका जवाब एक बेहद असामान्य मौसम प्रणाली में छिपा है, जिसे वैज्ञानिक ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। लेकिन ओमेगा ब्लॉक को समझने से पहले साथियों, हमें जेट स्ट्रीम को समझना होगा, फिर हम ओमेगा ब्लॉक समझेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके सभी जगह जो है वो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फ्रांस ने गर्मी की वजह से सतही तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते सड़कें पिघल रही हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये सड़कों की तस्वीर है, जूते में किस प्रकार से पिघल कर जो है आप देख रहे हैं, कोल्टार जो है वो लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और इस बात को और ज्यादा ध्यान से समझते हैं। जर्मनी की तस्वीर है साथियों। गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक पिघल कर उखड़ने लगे हैं। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। गर्मी बढ़ने पर ट्रेनों के एसी भी जो है वो काम करना बंद कर चुके हैं। तो हमने कहा कि हम ओमेगा के बारे में समझें, उसके पहले हम समझते हैं कि हीट स्ट्रीम क्या है और हीट स्ट्रीम का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर नजर आ रही है और इस तस्वीर के माध्यम से हम जेट स्ट्रीम के बारे में जो है हम समझेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या है। वैसे जेट स्ट्रीम के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो जेट स्ट्रीम जो है वो पृथ्वी के ऊपर लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर
यानी कि ट्रोपोस्फेयर के क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी सतह पर अगर हम बात करें, क्षोभ सीमा के नीचे, ट्रोपोपॉज के नीचे हवा की बहुत तेज जो है बहाव होता है, और वो बहाव ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तस्वीर को, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई नदी जो है वो प्रवाहित हो रही। तो हवा का जो बहुत तेज बहाव हो रहा है, जो कि नदी के रूप में सर्पिलाकार होता है, इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह हवा इतनी तेज चलती है कि इसकी गति 150 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती। सामान्य दिनों में यह जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में जो है वो प्रवाहित होती है। बारिश, ठंडी हवा, गर्म हवा जैसे मौसमी प्रणालियों को लगातार ये आगे बढ़ाती रहती है। इसलिए किसी एक जगह का मौसम ज्यादा दिनों तक एक जैसा नहीं रहता। लेकिन कभी कभी जेट स्ट्रीम धीमी पड़ जाती है और इसका रास्ता बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और तभी ओमेगा ब्लॉक बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल पर जेट स्ट्रीम जो है वह मौसम प्रणाली को बढ़ाने का काम करती। अब दूसरा, हमने कहा कि पूरा वैज्ञानिक जो है वो नाम ही ले रहे हैं। आपके स्क्रीन पर तस्वीर है साथियों चेक गणराज्य की, और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में गर्मी से बचने के लिए लोगों को के ऊपर पानी का स्प्रे किया जा रहा है, जिससे कि वो ठंडा महसूस करें। साथियों, अभी तक हमने जेट स्ट्रीम को देखा। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए तो आपको यहां जेट स्ट्रीम जो है देखने को मिल रहा है। हमने कहा कि इसकी स्पीड जो है वो 150 से लेकर लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है ये मूव होती। हमने कहा कि ये 9 से लेकर 12 किलोमीटर पृथ्वी के सतह से जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सी लेवल से, समुद्र तल से। अब यहां आप ध्यान देंगे कि इसी जेट स्ट्रीम के बीच में यहां आपको लो प्रेशर का क्षेत्र दिख रहा है, ये आपको हाई प्रेशर का क्षेत्र दिख रहा है, और फिर ये लो प्रेशर का क्षेत्र दे रहा है। ठीक। अब ओमेगा ब्लॉक के बारे में बात करते हैं साथियों, तो पूरी कहानी की शुरुआत जो है वो आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेज रफ्तार से हवा की एक विशाल नदी बह रही है, जिसे अभी हमने जेट स्ट्रीम के नाम से जाना। सामान्य परिस्थितियों में यह जेट स्ट्रीम, हमने अभी चर्चा किया कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वह मौसम प्रणाली को लगातार आगे बढ़ाती है। हमने ये भी कहा है कि बारिश हो, ठंडी हवा हो, गर्म हवा हो, किसी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का ये काम करती है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकते। लेकिन कभी कभी ये जेट स्ट्रीम का रास्ता बदल जाता है और ये मुड़कर अंग्रेजी के ओमेगा, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दे रहे होंगे, ये ओमेगा है, आपने फिजिक्स में, मैथ्स में ओमेगा स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये अंग्रेजी के ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है वो कन्वर्ट, मतलब ये दिखने लगता है, और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। साथियों, ओमेगा का बीच वाला जो हिस्सा होता है, यह हिस्सा हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, जबकि दोनों तरफ का जो हिस्सा आपको दिख रहा है यह लो प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना रहता है। अब यह उच्च वायु दाब गर्म हवा को ऊपर उठने नहीं देता है और ठंडी हवा को अंदर आने से रोकता है। नतीजा, गर्म हवा एक ही क्षेत्र में कई दिनों तक बनी रहती, कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक जो है आप ये समझ लीजिए कि फंसी रहती, और धीरे धीरे स्थिति भीषण हीट वेव में जो है वो बदल जाती है। तो अभी तक आपने क्या समझा? जेट स्ट्रीम देखा, हमने कहा यही जेट स्ट्रीम क्या होता है, जब इसका मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है तो ये ओमेगा का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो बीच में क्या हुआ, हाई प्रेशर बन गया, दोनों तरफ क्या हुआ, लो प्रेशर बन गया, गर्म हवा इससे बाहर नहीं निकल पाया, तापमान लगातार बढ़ता गया, और हीट वेव, मतलब जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में जो है वह लू कहते हैं, वो कंडीशन देखने को मिलता है। अब प्रश्न है कि आखिर ओमेगा ब्लॉक इतनी गर्मी कैसे पैदा करता है। साथियों, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बर्तन पर आपने ढक्कन लगा दिया और अब अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही। ठीक ऐसे ही ओमेगा ब्लॉक के दौरान आसमान में हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायु दाब एक बड़े ढक्कन के रूप में काम करता है, और यह बादलों को नहीं बनने देता है, बारिश नहीं होने देता है, और ठंडी हवा को अंदर आने से भी रोक देता है। नतीजा, आसमान कई दिनों तक बिल्कुल साफ रहता है, और अब सूरज की जो तेज किरणें हैं वह सुबह से शाम तक सीधे जमीन पर पहुंचती है और जमीन को गर्म करती है। हर दिन गर्मी बढ़ता रहता है, लेकिन यह गर्मी बाहर निकल नहीं पाती है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। दिन की गर्मी रात में भी जो है वो जमीन और हवा के बीच में बनी रहती है, इसलिए रातों को भी जो है वो ठंड नहीं होती, बल्कि वहां भी गर्मी रहता है। यानी कि दिन में भी गर्मी और रात में भी गर्मी। जब लोगों को रात में भी राहत नहीं मिलती तो शरीर लगातार गर्मी झेलता रहता है, और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में सामान्य गर्मी एक जानलेवा हीट वेव में बदल जाती है।
आइए थोड़ा सा और भी इसको समझते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये यूरोप के कुछ देशों के बारे में चर्चा हुई है, वहां के तापमान के बारे में। जैसे सबसे अधिक तापमान फ्रांस का पिसोस का है, स्पेन, जर्मनी, चेक गणराज्य, इटली, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे के सारे देश के दिख रहे हैं और ये 4 दिनों के अधिकतम तापमान को जो है वो दर्ज किया गया है। साथियों अब थोड़ा सा हमें यह भी समझना है कि क्या ब्लॉकिंग पैटर्न सिर्फ ओमेगा ब्लॉक ही होता है। साथियों मौसम वैज्ञानिक आसमान में बनने वाले कई तरह के ब्लॉकिंग पैटर्न की पहचान करते हैं, जैसे कि रक्स ब्लॉक, कट ऑफ लो और ब्लॉकिंग हाई। ये सभी कुछ समय के लिए मौसम को एक जगह जो है वो रोक देते हैं। लेकिन साल 2026 में इस समय जून के महीने में यूरोप की जो भीषण गर्मी जो पड़ रही है, सबसे ज्यादा चर्चा जो आया वो है ओमेगा ब्लॉक, क्योंकि इसी मौसम प्रणाली ने कई दिनों तक गर्म हवा को एक ही जगह फंसाए रखा है। इसलिए आज जब भी यूरोप की हीट वेव की बात होती है तो सबसे पहले जो शब्द जबान पर आता है वो है ओमेगा ब्लॉक। यानी कि आज ओमेगा ब्लॉक एक बहुत चर्चा का जो है वह विषय बना हुआ है। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि क्या यह सारा जलवायु परिवर्तन का परिणाम है? क्या यह क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? क्या ओमेगा ब्लॉक जलवायु परिवर्तन की वजह से बन रहा है? साथियों ये बात अगर हम कहें तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन ही इसका कारण है। ओमेगा ब्लॉक प्रकृति की एक सामान्य मौसम की प्रणाली है जो कि सैकड़ों वर्षों में बनता है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा अंतर यह हो रहा है कि धरती पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.4 यानी कि 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब सोचिए कि अगर पहले से ही धरती गर्म हो और उसी समय ओमेगा ब्लॉक भी बन जाए तो क्या होगा? गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी और यही आज यूरोप में हो रहा है। यानी ओमेगा ब्लॉक गर्मी को रोकता है और क्लाइमेट चेंज उस गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि एक और उदाहरण मैं लूं आपके सामने तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने गैस में एक बर्तन रखा, ओमेगा ब्लॉक उस बर्तन का ढक्कन है और क्लाइमेट चेंज उस गैस को जो है वह तेज होती हुई आंच है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं यानी कि आंच भी तेज मिल जाए और ढक्कन भी ऊपर से लगा रहे तो धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलेगा कि गर्मी कई ज्यादा जो है वहां आपको खतरनाक देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ओमेगा ब्लॉक जो है अगर रोकने का काम करता है तो क्लाइमेट चेंज जो है उस तापमान को बढ़ाने का काम करता है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक सिर्फ ओमेगा ब्लॉक पर नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज पर भी इतनी ही चिंता जता रहे हैं। साथियों भविष्य में क्या इस प्रकार के हीट वेव्स हमें और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे? आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है ओमेगा ब्लॉक। यह मौसमी पैटर्न ग्रीक अक्षर ओमेगा जैसा दिखाई देता है जिसमें 2 लो प्रेशर सिस्टम के बीच में एक हाई प्रेशर सिस्टम देखने को मिलता है। अब एक सवाल मैंने आपके सामने रखा था कि क्या भविष्य में ही ऐसे हीट वेव या लू की संख्या और या मात्रा और या प्रक्रिया और बढ़ेगी? साथियों आने वाले वर्षों में ऐसे भीषण गर्मी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, चाहे हम बात आईपीसीसी की करें या वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के अनुसार अगर हम बात करें तो अब भीषण गर्मी एक अपवाद नहीं रहा, या धीरे धीरे नई सामान्य स्थिति बनती जा रही। पहले जो भीषण हीट वेव 100 साल में सिर्फ एक बार आती थी, अब वैसे ही हीट वेव हर वर्ष में देखने को मिल रही। और इतने ही नहीं, नई हीट वेव पिछले वालों से ज्यादा गर्म और ज्यादा लंबी और ज्यादा खतरनाक होती जा रही। यानी अगर क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भविष्य में ऐसी गर्मी और आम हो सकती है और यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे आने वाले समय की सबसे बड़ी जलवायु चुनौती मान रहे हैं। अब प्रश्न ये आ रहा है कि यूरोप इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है? अचानक यूरोप में जो है वो इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ने लगी? क्योंकि यूरोप का मौसम तो बहुत सुहाना होता है। लोग गर्मियों के दिन में यूरोप जाना पसंद करते हैं। चाहे हम जो भी हमारा ये क्षेत्र देखने को मिल रहा है साउथ एशिया का, चाहे भारत की बात करें, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ के लोग गर्मियों के दिन में घूमने जिनके पास पैसे हों तो वो यूरोप जाना पसंद करते हैं। लेकिन यूरोप इतनी भीषण गर्मी का शिकार कैसे बन गया? साथियों लोगों के दिमाग में ये लगता है कि जब हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे गर्म इलाका कौन सा, तो लोगों के दिमाग में मिडिल ईस्ट एशिया का क्षेत्र आता है। सऊदी अरब को सोचने लगते हैं, इराक के क्षेत्र को समझने लगते हैं। उन्हें रेगिस्तान, थार का मरुस्थल जो है वो
राजस्थान वाला दिखेगा या अरब का मरुस्थल देखने को मिलेगा और उन्हें लगता है कि यही सबसे ज्यादा गर्म। लेकिन साथियों, जलवायु परिवर्तन की रफ्तार ने यूरोप में दुनिया के औसत से लगभग 2 गुना ज्यादा जो है वो गर्मी कर दिया है। और इसके पीछे कारण ये है कि आर्कटिक का तेजी से जो गर्म होना जो है एक बहुत बड़ा कारण है। साथियों, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे पूरा उत्तरी गोलार्ध का मौसम जो है वो बदल रहा है और इसका असर यूरोप पर भी पड़ रहा है। इसका अलग अगर हम दूसरा कारण देखें, दूसरा वजह देखें, तो जिस प्रकार से शहरों का फैलाव हो रहा है, यूरोप के बड़े शहर कंक्रीट और कांच की ऊंची इमारतें जो हैं वो बना रहे हैं। पेड़ों का कटाई हो रहा है, यानी कि हरियाली कम हो गए हैं। दिन में ये इमारतें सूरज की गर्मी अपने अंदर सोख लेती हैं और रात में धीरे धीरे उस गर्मी को वापस छोड़ती हैं। और यही कारण है कि शहर अपने आसपास के इलाकों के तुलना में ज्यादा गर्म रहता है। और यहाँ एक निर्माण होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसे भूगोल के भाषा में जो है वो अगर हम देखें तो इसे हम अर्बन हीट डोम कहते हैं या अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। यानी एक तरफ क्लाइमेट चेंज धरती को गर्म कर रहा है तो दूसरी तरफ शहरों का बढ़ता कंक्रीट उस गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब दिमाग में एक प्रश्न ये भी आएगा कि यूरोप के ये कंडीशन है, हम अपने यहां की बात करें या भारत की बात करें, नेपाल की बात करें, तो हमें क्या करना होगा, हमें कैसे सोचना होगा, हमें किस प्रकार से सजग रहना होगा? क्योंकि जिस प्रकार से कंडीशन बढ़ रही है, खराब हो रही है, तो इसका परिणाम तो हमें मिलेगा। जब आर्कटिक का क्षेत्र जो है या नॉर्थ का एरिया अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध, वहां के अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो हिमालय के आसपास के ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे और यहां भी स्थिति वैसे ही खराब देखने को मिलेगी। साथियों, जिस समस्या के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं। यूरोप एक भीषण गर्मी से जूझ तो रहा ही, लेकिन भारत, नेपाल और पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी। पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल में भी हीट वेव की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी, हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो हमें दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में लू की घटनाओं में बहुत और तापमान की घटनाओं में, साथ में हम मौसम के बदलते पैटर्न में भी हम देखें। और वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले वर्षों में अगर हम देखें तो यह खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में सिर्फ गर्मी की शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, हमें सभी अभी से पूरी तैयारी करनी होगी। शहरों की बेहतर योजना बनानी होगी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, हरियाली बढ़ानी होगी, हीट एक्शन प्लान हर शहर में लागू करना होगा, लोगों को समय पर गर्मी की चेतावनी यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम से सचेत भी करना होगा। भारत सरकार जो है वो इस पर काम कर रही है, नेपाल सरकार कितना कर रही है वो हमें नहीं पता, वो नेपाल के देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं वो बता सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो घर की छतों को कम गर्म करने के लिए कूल रूफ जैसी तकनीक अपनानी होगी, पानी का जो है वो संरक्षण करना होगा और साथ साथ में अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन के अनुसार नई योजनाएं बनानी होंगी। क्योंकि अगर आज तैयारी नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया भी यूरोप जैसी भीषण और जानलेवा गर्मी का सामना कर सकता है। एक बात और जो कि हम कह रहे हैं कि रात की गर्मी जो है वो दिन की गर्मी से ज्यादा खतरनाक। ज्यादातर ये लोग सोचते हैं कि रात जो है वो ठंडा होगा, दिन जो है वो गर्म होगा। लेकिन साथियों, असल में रात की गर्मी जो है वो ज्यादा जानलेवा होती है, क्योंकि दिन भर गर्मी सहने के बाद हमारा शरीर रात में खुद को ठंडा करता है और दोबारा सामान्य होने की कोशिश करता है। लेकिन अगर रात में भी तापमान कम ना हो तो शरीर को आराम करने का समय ही नहीं मिलता, यानी शरीर लगातार गर्मी से लड़ता रहता है और इसी कारण हीट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर और गर्मी से होने वाली मौतों का खतरा बढ़ जाता है। और तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो अन्य मौसम की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यही वजह है कि वैज्ञानिक दिन के तापमान से ज्यादा नाइट टेम्परेचर भी विशेष ध्यान देते हैं। यूरोप के हालिया हीट वेव में भी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर लगातार रातें गर्म होगी तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बन जाएगा। साथियों, हमने जब ये पूरी चर्चा की तो ओमेगा ब्लॉक के बारे में हमने पूरा डिटेल चर्चा किया कि किस प्रकार से जेट स्ट्रीम के बीच में आपको ओमेगा ब्लॉक देखने को मिला। लेकिन साथ में हमने हीट आइलैंड्स के बारे में बात किया और हीट आइलैंड्स के बारे में बात किया तो एक आपके स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर है जिसको कि हम हीट डोम कह रहे हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। और इसके बीच में यानी कि ओमेगा ब्लॉक और हीट डोम के मध्य अंतर क्या है ये आप समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि ओमेगा ब्लॉक और हीट डोम जो है वो एक ही है, लेकिन साथियों दोनों अलग अलग है। ओमेगा ब्लॉक एक मौसम प्रणाली है, वेदर पैटर्न है। यह तब बनती है जब जेट स्ट्रीम ओमेगा के आकार में मुड़ जाती है और इसके कारण मौसम कई दिनों तक एक ही जगह पर अटक जाता है।
वहीं अगर हम हीट डोम की बात करें तो हीट डोम हीट का प्रभाव है, उसका परिणाम है। जब हाई प्रेशर गर्म हवा को एक ढक्कन की तरह कई दिनों तक एक ही जगह पे रोक लेता है तो वहां हीट डोम बनता है। यानी ओमेगा ब्लॉक कारण है तो हीट डोम उसका परिणाम है। दोनों एक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो जब हम बात कर रहे थे इस सारे मुद्दों पर, तो भारत और नेपाल को भी इससे बहुत ज्यादा जो है वो सीखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ऐसा ही ओमेगा ब्लॉक हिमालय के आसपास ज्यादा बार बनने लगे तो क्या होगा। अगर साथियों ऐसी कंडीशन हिमालय के आसपास होंगे तो हमने कहा कि जिस प्रकार से हमें उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अगर यही कंडीशन हिमालय के आसपास हमें देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है वह हिमालय के पास के जितने भी ग्लेशियर हैं वह पिघलने लगेंगे और नदियों में जल प्रवाह बढ़ सकता है, पानी का संकट बढ़ सकता है, खेती प्रभावित हो सकती है। नेपाल की जितनी भी हाइड्रो पावर परियोजना है उन सभी के ऊपर असर पड़ सकता है। काठमांडू अर्बन हीट आइलैंड का एक बड़ा शिकार बन सकता है। दिल्ली या गंगा और सिंधु का जो मैदान है वो पहले से भी ज्यादा भीषण लू को झेल सकता है। यानी यूरोप की कहानी सिर्फ यूरोप की नहीं है, यह भारत, नेपाल और पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आज तैयारी नहीं की गई तो भविष्य में यही संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा हो सकता है। तो साथियों इस पूरे वीडियो में हमने जो समझा वो यही समझा कि यूरोप की यह भीषण गर्मी कोई साधारण मौसम घटना नहीं थी। इसके पीछे ओमेगा ब्लॉक जैसी एक प्राकृतिक मौसम प्रणाली थी। लेकिन इस कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्लाइमेट चेंज। ओमेगा ब्लॉक गर्मी को एक जगह रोक सकता है लेकिन क्लाइमेट चेंज उस गर्मी को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। यानी मौसम की घटना पुरानी है लेकिन उसका असर अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। यूरोप आज इस संकट का सामना कर रहा है लेकिन कल भारत, नेपाल और पूरा दक्षिण एशिया भी ऐसी ही चुनौती का सामना कर सकता है। इसलिए सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं, यह हम सबके भविष्य की कहानी। अगर आज से हरियाली बढ़ाने, पानी बचाने, शहरों के बेहतर योजना बनाने और क्लाइमेट चेंज से निपटने की तैयारी नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में एक्सट्रीम हीट हमारे जीवन का नया सामान्य बात बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो और आपको लगा हो कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कही, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की नहीं, पूरे दुनिया के लिए चुनौती है। साथियों, आप अगर इसी प्रकार के समाचारों का विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।